Hello everybody, I am Deepika from Learno Hub, a free learning platform where you can study science, maths, SST absolutely for free only at learnohub.com. तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का लास्ट चैप्टर जो कि है फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। तो इसके जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं आज हम डिस्कस करके ख़त्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। Question number 1. Explain how animals dwelling in the forest help it to grow and regenerate. तो कैसे एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो फॉरेस्ट को हेल्प करते हैं ग्रो करने में और रीजनरेट करने में। तो हम अगर फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ पर बहुत एनिमल्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिलते हैं। एनिमल्स में हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, ओमनीवोर्स हैं। अब जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को कौन खाएगा? हर्बीवोर्स। तो एक तरह से कहीं ना कहीं प्लांट्स की पॉपुलेशन मेंटेन हो रही है। वहीं पर हर्बीवोर को कौन खाएगा? कार्निवोर खाएगा, राइट? या ओमनीवोर भी खा सकता है, ओमनीवोर प्लांट को भी खा सकता है। सो इस तरह ना एक दूसरे का जो नंबर है प्लांट्स का, एनिमल्स का, उसको मेंटेन किया जाता है। तो अगर हम देखें तो देयर इज अ फूड चेन दैट एग्जिस्ट इन अ फॉरेस्ट, देयर आर डिफरेंट फूड चेन्स दैट एग्जिस्ट इन अ फॉरेस्ट और ये आपस में मिलके चेन्स हमें फूड वेब बना देती हैं। तो अगर हम देखें तो एनिमल्स का क्या रोल है, तो सबसे पहले एनिमल्स बहुत इम्पॉर्टेंट, दे हेल्प इन सीड डिस्पर्सल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट टू द अदर पार्ट। अगर सीड डिस्पर्सल नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगी तो क्या नहीं होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, नए फ्लावर्स नहीं आएंगे, नए फ्रूट्स नहीं आएंगे, नए प्लांट्स नहीं आएंगे। ठीक है, सो सीड डिस्पर्सल इज वेरी इंपॉर्टेंट। Then animal excreta and their dead bodies when decomposed in the soil they act as manures for plants. जब ये animals जब ये मर जाते हैं soil में तो ये decompose हो जाते हैं by decomposers। तो उससे क्या होता है, ये as उनकी बॉडी से जितना भी न्यूट्रिएंट होता है ना, न्यूट्रिशन होता है, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं और वो आ जाते हैं सॉइल में। सॉइल में आने के बाद ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको कौन ले लेता है? प्लांट्स ले लेते हैं और वो ग्रो करते हैं। Then microorganisms convert dead plants and leaves into humus which is rich in nutrients and humus in the soil provides necessary minerals for plant growth। तो वही बात है, जब प्लांट्स और एनिमल्स मरेंगे तो उनके ऊपर डिकम्पोजर्स एक्ट करेंगे। ये जो डिकम्पोजर्स होंगे ये इनके अंदर से पूरे न्यूट्रिएंट्स बाहर निकाल के उसको सॉइल में डाल देंगे, ह्यूमस बनाएंगे और ये ह्यूमस जो है वो ज़रूरी होता है प्लांट्स को मिनरल्स प्रोवाइड करने में। तो बहुत ही सिंपल था एंड आई होप आपको क्लियर भी हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट्स प्रिवेंट फ्लड्स। तो फॉरेस्ट फ्लड्स को कैसे प्रिवेंट करते हैं? तो फॉरेस्ट जो होते हैं ना, दे आर नेचुरल एब्जॉर्बर्स ऑफ रेन वाटर। अब जब बारिश होती है ना तो फॉरेस्ट जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड इट अलाउज इट टू सीप बिकॉज ऑफ द रूट्स ऑफ द ट्रीज। और ये जो पानी है ना ये सीप इन हो जाता है क्योंकि देयर आर रूट्स, बिकॉज ऑफ द रूट्स ऑफ द ट्रीज। सो जब रेन होती है, मतलब जब रेनफॉल होता है और पानी गिरता है तो ये लीव्स पे गिरता है, ट्रीज में, प्लांट्स में बहुत टॉल एक कैनपी बनी होती है, एकदम ग्राउंड पे नहीं पहुंच पाता है। सो द रेन वाटर फॉल्स ऑन द लीव्स ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स एंड इट डज नॉट डायरेक्टली fall on the ground. So it drips slowly on the forest ground and helps to prevent floods. तो कैसे होता है कि पानी जो है ना, क्योंकि एक कैनपी बनी होती है, बहुत सारे टॉल टॉल ट्रीज होते हैं और वो एक कैनपी बना देते हैं। तो जब बारिश गिरती है ना तो पहले वो ऊपर पत्तों पे रहती है, ब्रांचेस पे होती है और धीरे धीरे वो कुछ कुछ पानी नीचे आता है। बहुत सारा पानी एक साथ ग्राउंड पे नहीं आता है, डायरेक्टली नहीं गिरता है। तो उससे क्या होता है, पानी जो है वो धीरे धीरे ड्रिप होता रहता है इन लीव्स से। तो उससे बहुत सारा पानी क्योंकि एक साथ नहीं आता है, स्टैग्नेट नहीं होता है, इकट्ठा नहीं होता है, तो उससे फ्लडिंग भी नहीं होती है। और जब ये पानी थोड़ा थोड़ा ड्रिप होता है तो ये साथ के साथ जो रूट्स हैं प्लांट की वो उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं।
सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. Question number 3, what are decomposers? Name any two of them. What do they do in the forest? तो decomposers क्या होते हैं? Decomposers होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे एक्ट करते हैं और उनके अंदर से सारे न्यूट्रिएंट्स निकाल के सॉइल में ऐड कर देते हैं. सो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कन्वर्ट डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस इज नोन एज decomposers, राइट? फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया. सो इसके बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स हैं एंड बैक्टीरिया. तो अब व्हाट डू दे डू इन द फॉरेस्ट? वो फॉरेस्ट में क्या करते हैं, क्या करेंगे? अब क्योंकि फॉरेस्ट है, कभी लीव्स गिर रहे हैं, कभी फ्रूट्स गिर रहे हैं, कभी कोई एनिमल है जो मर जा रहा है, तो ये डीकम्पोजर्स उन डेड प्लांट्स और एनिमल्स पे एक्ट करते हैं और उनके अंदर से सारा न्यूट्रिएंट्स निकाल के सॉइल में वापस डाल देते हैं. सो द decomposers they recycle and convert dead matter into humus which mixes with the forest soil and provide necessary nutrients to the plant. Thus the decomposers help in maintaining the necessary nutrient balance in the soil. तो ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, उनके ऊपर एक्ट करते हैं, उनसे न्यूट्रिएंट्स को मिक्स कर देते हैं सॉइल में और सॉइल से प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट्स को लेके ग्रो करते हैं और खाना बनाते हैं हमारे लिए और ग्रो करते हैं हमारे लिए, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. सो दिस इज हाउ decomposers आर वेरी हेल्पफुल एंड दे हेल्प इन मेंटेनिंग द सॉइल फर्टिलिटी सो दैट प्लांट्स कैन ग्रो वेल. Question number 4, explain the role of forests in maintaining the balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. तो कैसे फॉरेस्ट का क्या रोल है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को बनाए रखना? तो जो फॉरेस्ट होते हैं ना, वो सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम होते हैं. तो जो भी प्रोड्यूस होता है फॉरेस्ट में वो कहीं ना कहीं वहीं पर ही यूज हो जाता है. अब जैसे एनिमल्स हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, व्हेन वी रेस्पायर वी टेक इन व्हाट, ऑक्सीजन एंड वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको लेते हैं प्लांट्स और प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके एज अ रॉ मटेरियल इसको यूज करके बनाते हैं खाना. सो दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड इन टर्न एज अ बाय प्रोडक्ट दे रिलीज ऑक्सीजन. ठीक है, सो इस तरह फॉरेस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है तो वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ताकि हम लोग ब्रीथ कर सकें. सो एनिमल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द process of photosynthesis. So this is how forest maintain this balance. हमने ये देखा है कि over the period of many years जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है. वो क्यों बढ़ रहा है? वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बहुत सारे ट्रीज जो हैं वो हम कट कर रहे हैं, नए ट्रीज लगा नहीं रहे हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया है और लेवल के बढ़ने से क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बहुत सारी गर्मी बढ़ रही है. सो प्लांट्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल टू अस. क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो वेस्ट इन द फॉरेस्ट. तो ये बताओ कि फॉरेस्ट में कोई वेस्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि फॉरेस्ट जो हैं दे आर एक्सीलेंट नेचुरल रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज. ठीक है, वो बहुत ही अच्छे से रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज की तरह एक्ट करते हैं. सो द वेस्ट जनरेटेड इन द फॉरेस्ट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. जितना भी वेस्ट जनरेट होता है फॉरेस्ट में वो सारा का सारा बायोडिग्रेडेबल होता है. क्या वेस्ट जनरेट होगा? या तो कोई राइपन फ्रूट गिर जाएगा या लीव्स गिर जाएंगे या कोई हो सकता है कोई प्लांट गिर जाए या क्या होगा, या वहाँ पर एनिमल्स होंगे. तो स्पेशली दिस एरिया इज फ्री ऑफ ह्यूमंस. तो यहाँ पर आपको वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ग्लास के पीसेस, प्लास्टिक्स, ये सब नहीं देखने को मिलेंगे. तो उससे क्या होता है, क्योंकि ये सारा का सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, तो इस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के ऊपर एक्ट करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ये इसको कन्वर्ट कर देते हैं ह्यूमस में. और ये जो ह्यूमस है ये इसमें होते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट जिसको लेके जो फॉरेस्ट हैं और यू कैन से प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, दे ग्रो, दे यूज दीज एंड दे ग्रो. ठीक है, तो इसीलिए कोई भी वेस्ट हमें देखने को नहीं मिलता है फॉरेस्ट्स में. क्वेश्चन नंबर 6,
लिस्ट 5 प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। कोई 5 प्रोडक्ट्स जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। तो हमें फॉरेस्ट से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि फ्रूट्स भी मिलते हैं, वेजिटेबल्स भी मिलते हैं, टिम्बर भी मिलता है, वुड भी मिलता है। देन हमें रबर के रॉ प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, जैसे टर्पेंटाइन, लेटेक्स वहीं से मिलता है। देन सम स्पाइसेस, रेजिन्स, गम्स, medicines and herbs. We get a lot of products from forests. क्योंकि फॉरेस्ट नहीं होंगे तो सोचो हमें ये कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वी हैव टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, और हमें अपने अर्थ का फॉरेस्ट कवर बढ़ाना ही बढ़ाना है। Question number 7, fill in the blanks. The insects, butterflies, honeybees and birds help flowering plants in pollination. What do they help in? They help in pollination, right? Then B, a forest is a purifier of. किसका प्योरीफायर है, किसको प्योरीफाई करता है? तो सबसे पहली चीज एयर को, और किसको? वाटर को। सो एयर एंड वाटर आर प्योरीफाइड बाय दीज फॉरेस्ट। जितना ज़्यादा प्लांट्स होंगे, जितने ज़्यादा फॉरेस्ट कवर होगा, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी क्लीन रहेगा। Then herbs form the dash layer of the forest. अगर हम फॉरेस्ट का कवर देखें तो हमने गेटिंग टू नो प्लांट्स पढ़ा था क्लास 6 में, तो उसमें हमने पढ़े थे हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे छोटे हाइट में होते हैं हर्ब्स, देन कम श्रब्स, झाड़ियाँ, और फिर आते हैं ट्रीज, राइट? सो दे फॉर्म द लोएस्ट layer in the forest. Then D is the decaying leaves and animal droppings in the forest enrich the. जो decaying leaves होते हैं या फिर animals waste फॉरेस्ट में, वो किसको एनरिच करते हैं फॉरेस्ट में? सो दे एनरिच द सॉइल, क्योंकि वो डिकम्पोजर्स उन पे एक्ट करते हैं, उनसे सारे न्यूट्रिएंट्स निकाल देते हैं और उनको कहाँ डाल देते हैं? सॉइल में। Question number 8, why should we worry about the conditions and issues related to forests far from us? तो हमें उन फॉरेस्ट्स की कंडीशंस के बारे में और उन फॉरेस्ट से रिलेटेड इश्यूज के बारे में क्यों कंसर्न होना चाहिए? वो फॉरेस्ट जो बहुत दूर हैं, जैसे कि अमेजोन फॉरेस्ट है, ठीक है, तो हमने पीछे जैसे देखा कि बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट थे जहाँ पर आग लग रही थी। तो वाई इट इज़ अ ग्लोबल कंसर्न? द क्वेश्चन इज वाई इट इज़ अ ग्लोबल कंसर्न। अमेजोन फॉरेस्ट मेरे पड़ोस में तो है नहीं, ना आपके में है, राइट? तो वो इतनी दूर है, लेकिन हमारे लिए फिर भी वो कंसर्न का रीज़न है। क्यों कंसर्न्ड हैं हम? क्योंकि जैसे जैसे अर्थ का फॉरेस्ट कवर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, उससे जो ग्लोबल लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंक्रीज होती जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगी? ग्लोबल वार्मिंग। अर्थ का जो टेम्परेचर है, जो एवरेज टेम्परेचर है, वो बढ़ेगा, उससे गर्मी होगी बहुत ज़्यादा। देन द डिप्लीशन इन फॉरेस्ट रिजल्ट्स इन सॉइल इरोजन एज देयर आर नो रूट्स टू होल्ड द सॉइल, सो दिस लीड्स टू डिजर्टिफिकेशन। तो अब क्या होगा? क्योंकि अब जैसे जैसे जो फॉरेस्ट हैं वो कट होते जाएंगे। हमने देखा है कि सॉइल में ना रूट्स होती हैं प्लांट्स की, और वो इतनी टाइटली सॉइल को होल्ड करके रखती है कि जोर की बारिश भी आ जाए ना, तो भी प्लांट्स अपनी जगह से हिलते नहीं हैं, और ना ही वो सॉइल को कहीं जाने देते हैं। तो अब क्योंकि फॉरेस्ट नहीं है तो रूट्स नहीं है, रूट्स नहीं है तो सॉइल लूज है। अब जैसे ही पानी आएगा वो सॉइल जो है वो बह जाएगी, ठीक है? सो इससे क्या होगा कि सॉइल इरोजन होगा, और इसी की वजह से क्या होता है? डिजर्टिफिकेशन होता है, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है? प्लांट कवर नहीं है। देन डिक्रीज इन फॉरेस्ट दे अफेक्ट द लिव्स ऑफ एनिमल्स लिविंग देयर। ऑब्वियसली अब एक बड़ा सा फॉरेस्ट है, उसमें बहुत सारे तरह के एनिमल्स रहते हैं, इंसेक्ट्स भी रहते हैं, उससे थोड़े बड़े एनिमल्स भी, उससे भी बड़े रैबिट्स हैं, फिर लायंस है, फिर एलिफेंट्स हैं, फिर जिराफ्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। तो क्योंकि उनका घर क्या है? जैसे हमारा घर है, हमारा घर ये मिट्टी से, ईंट से बना हुआ घर है, लेकिन उनके लिए जो घर है वो है फॉरेस्ट। उनके लिए खाना भी वहीं पर है, उनका घर भी वहीं पर है। तो इससे जो एनिमल्स हैं हमारे जो फॉरेस्ट में रहते हैं, उनका पूरा हैबिटेट लॉस हो जाता है, उनको रहने को जगह नहीं मिलती है। तो या तो वो सिटीज़ की तरफ आते हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, और दे डाई। Then the next is absence of forest leads to flooding. अब क्योंकि फॉरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो उससे फ्लडिंग भी हो रही है। कैसे हो रही है? क्योंकि
कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं हो रही है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का। अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो हमारे पोलर आइस कैप्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, तो पानी जो लेवल है सी का वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो एरियाज जहाँ पर हम पहले ह्यूमन ड्वेलिंग्स देखा करते थे, अब वहाँ पर क्या है, पानी है, तो पानी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सो इससे फ्लडिंग भी होती है। सो इफ़ वी लुक एट अ ब्रॉडर पिक्चर, तो हमारे आसपास ना बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमारा अर्थ का प्लांट कवर कम हो रहा है। तो कितने भी दूर हमसे वो फॉरेस्ट है, लेकिन उसमें उस फॉरेस्ट में अगर कोई भी इशू आता है, उस फॉरेस्ट को कोई भी कंसर्न होता है, फॉरेस्ट फायर होती है, तो ये सारी चीज़ें हम हमारे साथ होंगी, क्योंकि थ्रू आउट द ग्लोब वो अफेक्ट कर रहा है। राइट, तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 9. Explain why there is a need of variety of animals and plants in the forest. तो इतने सारे वेराइटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स की हमें क्या ज़रूरत है? सो द गुड रेंज ऑफ प्लांट सपोर्ट्स हर्बीवोर्स विच इन टर्न सर्व्स एज फूड फॉर कार्निवोर्स। सी, अगर बहुत सारे प्लांट्स नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है, अब जैसे हम अलग अलग एनिमल्स को देखते हैं तो उनकी ईटिंग हैबिट्स अलग है, कोई फ्रूट्स ही खाता है, कोई लीव्स खाता है, ठीक है, कोई बार खाता होगा, तो हर एक एनिमल की जो ईटिंग हैबिट है ना वो अलग है। तो ये जो वेराइटी है, ठीक है, ये जो वेराइटी है प्लांट्स में, ये बहुत ज़रूरी है ताकि हर्बीवोर्स इनको खा सके, अलग अलग तरह का हर्बीवोर भी इनको खा सके। अब ये जो हर्बीवोर्स हैं, इन पे इंटर्न इनको कौन खाएगा, कार्निवोर खाएंगे। तो इसलिए बहुत सारी वेराइटी प्लांट्स और एनिमल्स की होना ज़रूरी है। अब जैसे कुछ एनिमल्स होंगे वो सिर्फ जैसे रैबिट को ही खाएंगे, कुछ होंगे जो सिर्फ डियर को खाएंगे, तो हर एक के लिए खाना होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो द गुड रेंज ऑफ plants support herbivores, which in turn supports carnivores. Then decomposers decompose dead plants and animals into humus and helps in maintaining soil fertility and nutrient cycling. तो अब जब decomposers होते हैं, ये dead plants और animals को decompose करते हैं और ये maintain करते हैं soil की fertility को और nutrient cycling को। इसीलिए हमें बहुत variety होनी चाहिए हमारे पास plants की और animals की। Question number 10. In figure 17.15, so this is the 17.15 figure, the artist has forgotten to put the labels and directions in the arrows, on the arrows. ठीक है, मुझे वैसे इसमें एरोज दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट हम देख लेंगे। मार्क द डायरेक्शंस ऑन द एरोज एंड लेबल द डायग्राम यूजिंग द फॉलोइंग लेबल्स। ठीक है, तो हमें लेबलिंग करनी है, तो हमारे आर्टिस्ट भाई साहब हैं वो भूल गए हैं इसको लेबल करना, तो बहुत ही सिंपल से पिक्चर है, लेबल करते हैं। सबसे पहले हैं क्लाउड्स, तो क्लाउड्स कहाँ हैं, तो मैं क्लाउड्स के ऊपर ही क्लाउड्स लिख देती हूँ, बहुत ही फन क्वेश्चन है ये। देन रेन, तो ये जो हमें ड्रॉप्स 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 दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, दिस इज रेन। देन कम्स एटमॉस्फेयर, तो ये जो एरिया है, मतलब ये जो हमें दिखाई दे रहा है, दिस पार्ट इज व्हाट, दिस इज एटमॉस्फेयर। देन इज कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ से बाहर आ रही है, सॉरी अंदर जा रही है, सो कार्बन डाइऑक्साइड विल बी टेकन अप बाय हुम, बाय ट्रीज, राइट। उसके बाद जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज गिवन आउट बाय हुम, बाय ट्रीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये हो गया। उसके बाद है प्लांट्स, तो ये जो ट्री है ये भी क्या है, दिस इज अ प्लांट, ठीक है, ये भी प्लांट्स हैं, ये भी प्लांट्स हैं। देन सॉइल, सो दिस इज सॉइल। देन इज रूट्स, तो ये क्या है, रूट्स, ये बहुत ही फन क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देन इज वाटर टेबल, तो दिस इज वाटर टेबल, राइट, सो दिस इज व्हाट, दिस इज वाटर टेबल, जो पानी का लेवल का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है, सो टॉप मोस्ट लेयर है, दैट मेक्स वाटर टेबल। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आप भी अपनी थोड़ी अब वो आर्टिस्ट वाली क्वालिटीज़ दिखाओ और इसमें और कुछ चीज़ें अगर दिख रही हैं तो वो भी मार्क कर दो।
क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब इनमें से वो कौन सा है जो हमें फॉरेस्ट से नहीं मिलता है? तो क्या गम्स हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं? तो यस ऑफ कोर्स मिलते हैं। प्लाईवुड भी मिलती है, सीलिंग वैक्स भी मिलता है, लेकिन केरोसिन हमें फॉरेस्ट से नहीं मिलता है। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सो आई मीन द करेक्ट ऑप्शन विल बी, ठीक है, इसमें करेक्ट ऑप्शन लिखना था। सो द करेक्ट ऑप्शन is 4, that is kerosene, right? बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट नहीं है? फॉरेस्ट प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम इरोजन, येस दे डू, बिकॉज दे हैव रूट्स जो टाइटली होल्ड कर लेती हैं सॉइल को। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। तो जो भी फॉरेस्ट में प्लांट्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट? सो because they all are dependent on each other. Then comes the third one, forests influence the climate and water cycle, yes they do. Climate, अगर forest नहीं होंगे तो climate बहुत different होगा, forest होंगे तो बहुत different होगा। तो basically forest is affecting the climate और water cycle में भी plants का एक major role होता है। So this is also correct statement. देन सॉइल हेल्प्स फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट। सॉइल जो है वो हेल्प करती है फॉरेस्ट को ग्रो करने में और उनको रीजनरेट करने में। सो दैट इज ट्रू, क्योंकि सॉइल में क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? जितने भी आसपास डेड प्लांट्स और एनिमल्स उनको दिखेंगे उनको डिकम्पोज करेंगे, उनसे न्यूट्रिएंट्स निकालेंगे और एज ए ह्यूमस उसको ऐड कर देंगे सॉइल में। और इस सॉइल से क्या होगा? इस सॉइल में प्लांट्स ग्रो करेंगे तो वो सारा न्यूट्रिशन लेंगे, दे विल ग्रो एंड दे विल रीजनरेट। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो विच ऑप्शन विल बी? Not correct. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 2. Question number 13, microorganisms act upon the dead plants to produce। जो microorganisms होते हैं वो dead plants पे act करते हैं क्या बनाने के लिए? सैंड के लिए, मशरूम के लिए, ह्यूमस के लिए या वुड के लिए? तो सैंड बनाने के लिए तो बिल्कुल नहीं करते, मशरूम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं बनाएंगे और वुड भी नहीं बनाएंगे, बट वो क्या करेंगे? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो डेड जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको कर देते हैं डीकॉम्पोज और उससे वो बनाते हैं ह्यूमस, राइट? सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 3. तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए वो आपको हुए होंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो इसके साथ ख़त्म होता है हमारे क्लास 7 साइंस का सारे के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में। तो तब तक जैसा कि आप जानते हैं, लर्न हैव फ्री है पर बेस्ट है।